हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से हम देखेंगे कि गैस टाइप या गैस डिस्चार्ज लैंप किसको बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल है, जैसे हमारा वहां पर डायरेक्ट फिलामेंट को हम लोग क्या करते थे, हीट अप करते थे और हीट से हम लोग क्या करते थे, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक हम ट्यूब लेंगे, ट्रांसपेरेंट ट्यूब लेंगे, इसके अंदर अलग अलग टाइप की जो गैसेस है उनको फिल्ड करेंगे, है ना। और यहां पर इलेक्ट्रोड की हेल्प से इसको हम लोग सप्लाई देंगे, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड की हेल्प से पॉजिटिव नेगेटिव बनाएंगे। और यहां पर ये जो गैसेस होगी इनका टेम्परेचर जब हम राइज करेंगे तो यहां पर क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन हो गए गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स उनके बीच में आयनाइजेशन होगा और उसकी वजह से डिस्चार्ज होगा। उस डिस्चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो यहां पर इस टाइप के जो लैंप होते हैं उनको बोलते हैं गैसियस डिस्चार्ज लैंप, या फिर इनके अलग अलग नाम है। इनको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप। क्यों? क्योंकि बिकॉज हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। गैस को आयनाइज करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं। इस वजह से नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप। इज आल्सो नोन एज वेपर लैंप। क्यों? क्योंकि गैस क्या हो रही है, वेपराइज हो रही है। गैस क्या हो रही है, वेपराइज हो रही है। और गैस डिस्चार्ज लैंप, और क्या बोलेंगे हम लोग, गैस डिस्चार्ज लैंप। तो अलग अलग 2-3 नाम है इसके। सारी कैटेगरी हमारी गैसियस डिस्चार्ज लैंप के अंदर ही आती है। 4-5 नाम अलग अलग है इसके, ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या बताया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। तो देखिए इस तरीके का कुछ नजर आता है आपको। आप देखना शादी पार्टी में जब आप जाते हैं तो हेलोजन टाइप के या थोड़े से ऐसे जो ट्रांसपेरेंट, अंदर की साइड में एक छोटा सा ट्यूब होता है, ऊपर एक बड़ा कवर होता है, अंदर की साइड में एक ट्यूब होता है, ठीक है। उसी तरीके का ये ट्यूब है प्रॉपर तरीके से। देखिए तो द कलर ऑफ लाइट प्रोड्यूस बाय दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, डिपेंड करेगा कौन सी गैस है, क्या नेचर है। और वेपर यूज्ड इन द लैंप सच एज, देखो ये अलग अलग कलर है। ऑरेंज रेड लाइट अगर होगा तो नियॉन डिस्चार्ज फील्ड होगी, ऑरेंज येलो लाइट होगा तो सोडियम वेपर लाइट होगी, और ऑलवेज ब्लूइश लाइट अगर होगी तो वो रहेगा मर्क्यूरी वेपर लैंप रहेगा। तो 3 कैटेगरी में हमें सोडियम, मर्क्यूरी और नियॉन लैंप पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर 2 टाइप की चीजें होती है। पहली चीज तो ये डायरेक्ट जो डिस्चार्ज हो रहा है, और जो ओरिजिनल आपका आयनाइज हो रही है और सारा डिस्चार्ज हो रहा है, वो जो ओरिजिनल डिस्चार्ज हो रहा है वही कलर हमें दिखाई दे रहा है। एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप वो होता है कि डायरेक्टली हमें क्या होता है, पहले विजिबल कलर, विजिबल लाइट नहीं दिखती है शुरुआत में अल्ट्रावायलेट में चेंज होता है। और वो अल्ट्रावायलेट को किसी एक मीडियम से हम क्या करेंगे, विजिबल के फॉर्म में लेके आएंगे। लाइक जैसे हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है ना, जिसमें हम फॉस्फोरस की कोटिंग करते हैं ताकि अल्ट्रावायलेट हमें विजिबल में चेंज करके दे दे, है ना। तो इसी के तर्ज पे 2 तरीके के होते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप। टाइप 1 है ना, टाइप 1 कौन सा होता है, टाइप 1 होता है इज द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप इन विच द कलर ऑफ लाइट इज द सेम एज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैस और वेपर। सेम जो डिस्चार्ज हो रहा है वही कलर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें हमारा क्या, कौन से होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सोडियम वेपर लैंप, मर्क्यूरी वेपर लैंप, ठीक है। इसकी 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी, सोडियम वेपर लैंप, मर्क्यूरी वेपर लैंप और नियॉन गैस लैंप। तो ये 3 हम बहुत मेजरली पढ़ेंगे। सेकंड टाइप होता है हमारा, दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स द डिस्चार्ज लैंप व्हिच इज द यूज द फेनोमेनन ऑफ फ्लोरोसेंस. For this reason they are known as fluorescent lamp. In this type of lamp the electric discharge through the gas or vapor produces ultraviolet rays. जैसे अभी मैंने बोला ना, यूवी रेज में पहले लेके आएंगे which causes fluorescent in the certain, but ultraviolet rays हमें दिखाई नहीं देती। इसको विजिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, the inner surface of the fluorescent lamp is coated with a phosphorus material. phosphorus material की कोटिंग करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, फ्लोरोसेंट लैंप का एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि फॉस्फोरस की कोटिंग क्यों करते हैं, ताकि हमें अल्ट्रावायलेट को हम विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। विच एब्जॉर्ब द इनविजिबल यूवी रेज एंड इमिट्स विजिबल रेज, फ्लोरोसेंट मर्क्यूरी वेपर लैंप इज एन एग्जांपल, है ना। तो ये इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट मर्क्यूरी वेपर लैंप पढ़ेंगे ना हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा टाइप 2 कहलाएगा। तो पहले इन तीनों को हम खत्म करेंगे, या फिर 2 को खत्म करके पहले फ्लोरोसेंट भी खत्म कर लेंगे, फिर नियॉन गैस खत्म कर लेंगे। मतलब किसी भी तरीके से चारों चीजें हमें बेहतर ढंग से पढ़ना है। और ये चारों चीजें हो जाएगी तो ऑलमोस्ट हम लैंप वाली सारी चीजें खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद CFL, थोड़ा बहुत हेलोजन का आइडिया देना है, थोड़ा सा LED का आइडिया देना है, बाकी सब चीजें आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। चलिए मजा आया। तो अब देखो यहां पर आपको एक चीज पता चल गई कि भाई जो डिस्चार्ज हो रहा है एक तो डायरेक्टली दिख जाता है, एक इनडायरेक्ट वे है जहां पे यूवी से हम लोग विजिबल रेंज में लेके आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देख लीजिए। एडवांटेज के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप आर लॉन्गर लाइफ, है ना, इनकी लाइफ क्या है, लंबी होती है।
द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प कैन बी डिजाइन फॉर डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के लिए हम डिजाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प प्रोड्यूसेस लेस हीट, है ना। दे कैन बी यूज्ड फॉर नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन इसके। देखिए इंकेडेंस लैम्प को हम हाथ नहीं लगा सकते थे, हम स्विच बंद करते और हाथ लगा लेते थे तो बहुत हाथ जल जाता था, ठंडा मतलब वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। बट यहाँ पर ये जो लैंप है ना, इनको बंद करने के बाद भी थोड़ा सा टच करोगे तो इतना गर्म नहीं होगा जितना वो गर्म होता था, जल्दी ठंडा हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं हम लोग सोडियम वेपर लैंप। देखिए ये सोडियम वेपर लैंप है, बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ईजी कंस्ट्रक्शन है इसका। एक इनर ट्यूब होती है ना, इनर ट्यूब। इस इनर वाली जो ट्यूब को बोलते हैं लैंप ट्यूब बोलते हैं, और एक ट्यूब होती है आउटर, जो कि इस इनर ट्यूब को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। दो ग्लास होते हैं ना, एक अंदर वाला ग्लास का ट्यूब और एक बाहर वाला ग्लास का ट्यूब। बाहर वाले को बोलते हैं डबल वॉल्ड फ्लास्क, है ना, डबल वॉल्ड। ये फ्लास्क, डबल वॉल्ड फ्लास्क लगा है, फ्लास्क का बना हुआ, ये कुछ इस तरीके से शेप रहता है ना, देखा होगा आपने ऐसा। ठीक है, अब देखना यहां पर दो इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, दो इलेक्ट्रोड है। ये दोनों काहे से अटैच है, हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर से अटैच है। यहाँ पे हमने सप्लाई दी, एसी सप्लाई, कैपेसिटर लगाया। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारा हाईली रिएक्टिव, हाई लीकेज, इसका लीकेज रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से हाईली इंडक्टिव होगा, तो पावर फैक्टर काफी पुअर होगा। तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, कैपेसिटर लगा रहे हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कैपेसिटर का यूज क्या है, टू इंप्रूव दी पावर फैक्टर, क्योंकि ये जो हमारा हाई लीकेज रिएक्टेंस या हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, जिसका रिएक्टिव ज्यादा मतलब लीकेज ज्यादा है, लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम लोग और इन इलेक्ट्रोड को सप्लाई देते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड, ये जो अंदर वाली ट्यूब है ना, इसमें कौन कौन सी गैस भरी जाती है, तो सोडियम भरा जाता है। इस वजह से हमारा क्या है, सोडियम वेपर लैंप है, इस नाम से ही पता चल रहा है सोडियम, तो सोडियम तो यूज हो गई होगा। सॉलिड स्टेट में होता है सोडियम। उसके अलावा इनर्ट गैस भरी जाती है। इनर्ट गैस में क्या भरी जाती है अभी बताऊंगा, प्लस नियॉन भरा जाता है कुछ क्वांटिटी में। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे हमने सप्लाई चालू की, सप्लाई चालू होके इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, तो सबसे पहले नियॉन क्या होगा, नियॉन इनिशिएट होता है। सबसे पहले डिस्चार्ज किसका होगा, डिस्चार्ज होगा नियॉन का। मतलब डिस्चार्ज का मतलब समझ रहे हो ना, आयनाइजेशन, चीजों का, पर्टिकुलर चीजों का आयनाइजेशन। वहां हम लोग क्या कर रहे थे, हमारी जो अंदर वैक्यूम था उसमें जो हमारे वैक्यूम के अंदर जो पार्टिकल्स थे उन्हीं को हम लोग क्या कर रहे थे, आयनाइज कर रहे थे। यहाँ पे नियॉन को आयनाइज कर रहे हैं। नियॉन इनिशिएट दी डिस्चार्ज, सबसे पहले नियॉन डिस्चार्ज स्टार्ट करेगा। तो स्टार्टिंग में कलर जो रहेगा, शुरुआत में नियॉन रहेगा, नियॉन का ही डिस्चार्ज रहेगा शुरुआत के कुछ मिनट्स में। तो स्टार्टिंग कलर रहेगा पिंक या फिर फेंट रेड, मतलब गुलाबी टाइप का, है ना, पिंक या फिर फेंट रेड कलर रहेगा शुरुआत में। बट जैसे जैसे 15 मिनट बीतेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद Na जो हमारा सॉलिड में था, अब वो हमारा क्या है, सोडियम स्टार्ट वेपराइजेशन, सोडियम का वेपराइजेशन होगा, और लगभग 15 मिनट बाद येलो लाइट हमें दिखने को मिलेगी। तो स्टडी स्टेट में जाके हमें क्या मिलेगा, येलो लाइट देखने को मिलेगी। एक सिंगल लाइट ही मिलती है, इस वजह से इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं। सारे पॉइंट्स लिखे हैं, टेंशन मत लो, आई बात समझ में। तो ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको, बड़ा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, बस याद रखना है स्टार्टिंग में कौन सा कलर, एंडिंग में कौन सा कलर, है ना, ध्यान रखना है इनका। चलो नेक्स्ट है, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इन ऑल डिस्चार्ज लैम्प द कैपेसिटर यूज्ड अक्रॉस द सप्लाई इन ऑर्डर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द लैम्प व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो 60 डिग्री द सोडियम इन ए सॉलिड स्टेट, व्हेन द टेम्परेचर आर अराउंड 300 द सोडियम विल बी इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इन ऑर्डर टू get a temperature of 300, the cathode lamp is heated by the using up step up transformer. When the sodium becomes vapor, the radiation in a converted into light with the color of yellow. There is only one color, इस वजह से इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। The discharge lamp can be controlled by using choke coil. कुछ में, सभी में तो नहीं, कुछ में हम choke coil भी लगाते हैं ताकि हमारा डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सके। The light can be obtained over a period of 15 minutes like a neon lamp, है ना। neon lamp अभी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे आप तब ये समझ में आ जाएगा। द लैम्प इज 80 से लगा के, अच्छी ल्यूमिनम एफिशिएंसी होती है 80 से लगा के 120 होती है। तो ये रेंज कभी कभी बढ़ा भी दे देना, तो कोई टेंशन वाली बात मत समझना, ये अप्रॉक्स होती है। 130 भी कभी कभी ऑप्शन में दिख जाए तो टिक कर देना, ऐसा नहीं सर ने तो 80 से 120 बताया था, ये एक रेंज है, थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। तो 80 से लगा के 120 लुमेंस पर वॉट की एफिशिएंसी होती है। इट इज किसके लिए यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के लिए यूज करते हैं हम लोग। हाईवे रोड जो है, रोड के ऊपर जो लगी रहती है। लाइफ इसका जो है वो है 3000 आवर्स के हिसाब का लाइफ है ना, लाइफ इसका। येलो का जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है येलो का, तो इसका वेवलेंथ कभी याद रख लो, कभी पूछ ले आपको, तो 589 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ है। CRI इज नॉट गुड, है ना, ये क्या है हमारा इंडेक्स रेशो, है ना, कलर रेंडरिंग रेशो, कलर रेंडरिंग इंडेक्स, याद है ना,
ताकि ओरिजिनल से डिफरेंट दिखता है, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका, मतलब ये ओरिजिनल के बराबर नहीं दिखेगा, थोड़ा सा हमें गुमराह करेगा कलर में। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका 280 के आसपास है ना, ऑलमोस्ट 300 280 एक ही बात है। कोल्ड कैथोड लैंप, इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड कैथोड लैंप भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना कोल्ड कैथोड लैंप। कोल्ड कैथोड लैंप का मतलब होता है कि आपका जो कैथोड है वो आपका जो हीटिंग हो रहा है वो फिलामेंट के थ्रू नहीं हो रहा है, विदाउट फिलामेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड कैथोड लैंप, ठीक है, याद रखना, कई बार आपको वन लाइनर में पूछ लेते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये सारे के सारी जो बातें हैं ये आपको सोडियम वेपर लैंप में पता होनी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा मर्क्यूरी वेपर लैंप। देखिए मर्क्यूरी वेपर लैंप में लो और हाई दोनों चलते हैं, बट हाई को ही सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और वही इंपॉर्टेंट है, तो हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, हाई मर्क्यूरी वेपर लैंप। हाई मर्क्यूरी वेपर लैंप में क्या है, देखिए गैस बदल गई, गैस बदल गई, यहाँ पे मर्क्यूरी का यूज होगा, गैस आयनाइजेशन हो रहा है ना, प्रोसेस तो वही है, बट यहाँ पे जो गैस वहाँ पर हमारी सोडियम था, यहाँ पर मेजरली क्या होगा, हमारा मर्क्यूरी होगा, ठीक है। अ गैस डिस्चार्ज लैंप दैट यूजेस एन इलेक्ट्रिकल आर्क थ्रू द वेपराइजेशन वेपराइज्ड मर्क्यूरी टू प्रोड्यूस लाइट इज नोन एज मर्क्यूरी वेपर लैंप। द ऑपरेशन ऑफ द मर्क्यूरी वेपर लैंप इज बेस्ड ऑन द एक्साइटेशन और एटम ऑफ some gaseous medium, also the frequency and the wavelength of the radiation given out by the different atom of the gaseous medium depend upon the level of their excitation। वो तो ऑब्वियस सी बात है, एक्साइटेशन का मतलब क्या है, यहां से जो हम एसी सप्लाई दे रहे हैं उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि एसी सप्लाई है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका एक्साइटेशन वोल्टेज क्या है, तो सब चीजों पे हमारा डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे एसी सप्लाई है, या कैपेसिटर अगेन लगा दिया, यहाँ पे चॉक कॉइल लगा दिया हमने, है ना, ताकि हम कंट्रोल कर पाए। चॉक कॉइल का क्या है, चॉक कॉइल क्या करता है हमारे ये चौक का आपको फ्लोरोसेंट लैंप में भी और अच्छे से यूज बताऊंगा, बट अभी के लिए सुन लीजिए कि यहां पर ये जो हमारा आयनाइजेशन हो रहा है इसको हम कंट्रोल करेंगे, है ना। जब भी हमें कई बार सप्लाई की कमी होगी तो ये चौक क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, हाईली मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, तो ये हमें यहाँ पे क्या करेगा, हमारे स्पीड्स को कम होगी तो ज्यादा बढ़ा देगा, ज्यादा होगी तो कंट्रोल कर लेगा, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आयनाइजेशन है या आर्क है जो बन रहा है यहाँ पे, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद, और ये कैपेसिटर क्या करेगा, हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा, क्योंकि ये हाईली इंडक्टिव सर्किट बन जाता है। उसके बाद आप देखिए इसके कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे तो यहां पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक मेन इलेक्ट्रोड और एक हमारा, देखो मेन इलेक्ट्रोड नंबर 1 और मेन इलेक्ट्रोड नंबर 2, और तीसरा होता है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। तो ये तीसरा क्या होता है हमारा, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। पहला 1, पहला दूसरा 2 और बीच में ही है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, और ये है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, है ना, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, ये भी हमारा कंट्रोलिंग में काम आता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये इसमें इस ट्यूब में इनर्ट गैस भरी जाती है ना, इनर्ट गैस भरी जाती है, और ये यहाँ पे है आउटर जो ग्लास है, ये आपका आउटर ग्लास है, ये अंदर वाला ग्लास है, अंदर वाले ग्लास में इनर्ट गैस भरी जाती है, और बाहर वाले गैस और अंदर वाले के बीच में वैक्यूम क्रिएट होता है, और यह है आउटर गैस ट्यूब, ठीक है। अब इसके फीचर्स आप देख लेते हैं। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए इनर ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी वेपर एंड इट इज मेड अप ऑफ हार्ड ग्लास, ठीक है। तो इनर ट्यूब आपका जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, मर्क्यूरी वेपर कंटेन कर रहा है ना। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो एन आउटर ग्लास कवर विच प्रोटेक्ट द इनर ट्यूब फ्रॉम द coming in direct contact with the atmospheric temperature variation and also absorb the UV rays emitted by the lamp during the operation, ठीक है। ये आउटर लैंप जो है इसके अंदर से कुछ यूवी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होगी तो इसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा, ठीक है, और इसको प्रोटेक्शन देगा अंदर वाली ट्यूब को। द इनर गैस ट्यूब हैज अ परसेंटेज ऑफ ऑर्गन गैस। कौन सी नियॉन गैस यूज होती है, ऑर्गन, है ना, ऑर्गन, याद रखना, ऑर्गन गैस इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका द टेम्परेचर, द लैंप हैज टू मेन इलेक्ट्रोड्स, मेन इलेक्ट्रोड नंबर 1 and 2 विच आर मेड अप ऑफ टंगस्टन। किससे बनता है ये, टंगस्टन। ये इलेक्ट्रोड जो मेन इलेक्ट्रोड है वो टंगस्टन के बने रहते हैं। वायर एंड ऑक्सिलरी, जिसको हम स्टार्टिंग भी बोलते हैं, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, विच इज स्पेस्ड वेरी क्लोज टू वन ऑफ द मेन इलेक्ट्रोड, है ना। तो ये जो आपका ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड रहता है ये दोनों में से किसी एक के बहुत नजदीक रहेगा, है ना। ये स्टार्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्टार्टिंग के टाइम पे आयनाइजेशन को कंट्रोल वगैरह करने के लिए रजिस्टर जो सीरीज में लगा है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के, इसलिए काम आता है ना, ताकि हम लोग स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। 4 से 5 मिनट लगते हैं फुल ब्राइट होने में, जैसे पिछले वाले सोडियम लैंप में 15 मिनट लगते थे, इसमें 4 से 5 मिनट लगते हैं। ग्रीनिश ब्लू कलर लाइट मिलती है हमें, ग्रीनिश ब्लू कलर लाइट मिलती है। 30 से 50 लुमेंस पर वॉट रहता है इसकी इफिशियंसी। ये आप वेरी कर सकते हैं, 30 हो सकता है 40 भी हो जाए, है ना, 25 से 40 भी रेंज हो सकती है। तो वेरी क्योंकि ये थोड़ा बहुत +-10 चलेगा, नहीं तो बोलोगे सर 40-20 हो गई तो चलेगा। 20 से लगा के 50 या 30 से लगा के 50, इस वाली रेंज में, ये रेंज मैंने ज्यादा करके लिख दी है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना।
देखिए कई बार लुमिनस इफिशियंसी के रेंज थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता रहता है, डिपेंड करता है कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और भी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो कभी कभी एग्जाम में रिजिड मत होना कि सर मैं तो यही रट के आया हूं, नहीं, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाना 4 ऑप्शन में और वहां से टिक कर सकते हो आप। ठीक है, इसको प्लेस्ड जो करते हैं वर्टिकली सस्पेंडेड, वर्टिकली रखते हैं, अभी आपको हॉरिजॉन्टली दिखा है जबकि इसको वर्टिकली हम लोग प्लेसिंग करते हैं। ठीक है, चलिए इसका वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग मैंने पूरा पूरा लिख दिया है। Working of mercury vapor lamp. When the circuit of the lamp is completed, the supply voltage appears between the main electrode 1 और 2 के बीच में हमने सप्लाई दे दिया है and the auxiliary electrode. As the distance between the two electrodes is very small, so the organ gas coming between these two electrode is immediately ionized. इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है ताकि यहाँ पे जो ऑर्गन है वो इमीडिएटली क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए। ठीक है, As a result of the ionization of the gas between the electrode, a glow appear between the two electrodes. ठीक है, ग्लो दिखेगा हमें। A small current starts flowing through the starting resistor which is in series with the auxiliary electrode. This current results in building up of pressure due to heating up of mercury which is originally in the condensed form. ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग का जो आपका प्रोसेस रहेगा उसको इजी बनाने के लिए इसका जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के सीरीज में हम क्या लगाएंगे, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अल्टीमेटली द गैसियस मीडियम बिटवीन द मेन इलेक्ट्रोड इज आयनाइज्ड एंड द करंट स्टार्ट फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इट इज नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय द हाई स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बट बाय द चोक इन द मेन सर्क्यूट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो रजिस्टर ने संभाल लिया, बाद में इसने चोक ने संभाल लिया। ठीक है, कंट्रोल। Also, there is a capacitor used in the lamp circuit which improves the power factor of the circuit, which will otherwise be very low due to the high inductance of the choke present in the circuit. मैंने बताया कि भाई चौक की वजह से क्या हाईली इंडक्टेंस नेचर है तो पावर फैक्टर काफी वर्स्ट हो जाता है, इसको इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक वर्किंग है। वर्किंग कहीं पर भी नहीं पूछा जाता है, जो मेन चीजें थी मैंने आपको बता दी है वही सारी पूछी जाती है। ठीक है, अब देखो एडवांटेज देखते हैं इसके मर्क्यूरी वेपर लैम्प के। दिस लैम्प प्रोड्यूसेस अ क्लियर व्हाइट लाइट। They produce the light with a high intensity. The mercury vapor lines are energy efficient. They are available in different shape, size and rating. Mercury vapor lamps have relatively longer life span, around 24,000 hours, है ना, अच्छा खासा लंबा रहता है ये। डिसएडवांटेज क्या है मर्क्यूरी वेपर के? मर्क्यूरी वेपर लैम्प रिक्वायर्ड 5 to 8 मिनट है ना, मैंने वहां पे जो भी लिखो क्या लिखा था अपन 4-5 मिनट है ना, तो 5 से 8। देखो रेंज थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। Warm before glow, fully glowing the lamp. Mercury vapor lamp are very sensitive for the voltage. Their maintenance of the lumens is poor, है ना। देखो immediately start नहीं होता है, ये डिसएडवांटेज है। वेरी सेंसिटिव टू वोल्टेज थोड़ा बहुत फ्लिकर किया तो बहुत सेंसिटिव है। देयर मेंटेनेंस ऑफ लुमेंस इज पुअर। देयर कूलिंग टाइम इज अबाउट 5 to 7 मिनट। बंद करने के बाद इसको अचानक से मत छू लेना, 5-7 मिनट बाद इसका कूल होता है। ठीक है, एप्लीकेशन देख ले। एप्लीकेशन जनरली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाउस होल्ड लाइक गैरेज, स्टोर रूम, इन इंडस्ट्रियल एरिया, स्ट्रीट लाइटिंग, इंडस्ट्रियल एरिया, ये दो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीट लाइटिंग और इंडस्ट्रियल एरिया, स्टेबल सिक्योरिटी एरियाज, इन सब जगह पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसको अलग अलग क्या होता है, टाइप्स होते हैं, है ना, टाइप्स होते हैं। टाइप्स में हाई मर्क्यूरी तो एक हो गया, इस कंस्ट्रक्शन में थोड़े से मॉडिफिकेशन कर करके थोड़े टाइप बना दिए। लाइक जो एमए है, एमए मतलब जहां पर ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं उसको हम एमए टाइप बोल दिया, है ना। एमएटी टाइप, T4 टंगस्टन, जहां पे टंगस्टन और साथ में जहां पे चोक कॉइल अगर यूज नहीं कर रहे, रिक्वायरमेंट नहीं है चोक कॉइल की, तो वहां उस वाले को बोलते हैं एमएटी टाइप। और एमबी टाइप जहां पे चोक प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एमबी टाइप। तो ये अलग अलग 3 टाइप के हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जरूरत के हिसाब से डेवलप होता है। कहाँ हमें लगा कि यार प्राइसिंग सस्ती करनी है तो कंपोनेंट 1-2 हटा लो, और ऐसी जगह पे लगाना है भाई, कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करेगा कंस्ट्रक्शन। ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा जल्दी भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पैसा थोड़ा कम चाहिए तो कुछ कंपोनेंट हटा देते हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ी कैटेगरी बन गई। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी कुछ कैटेगरी नाम की कुछ चीज़ें होती है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में कभी ध्यान रहेगा, कभी ऑप्शन में देख ले, पता चले एमए, एमएटी, एमबी क्या होता है सर, ये तो पता ही नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी आपको एक और इंपॉर्टेंट बता दो, एक लैंप और होता है जिसको बोलते हैं मर्क्यूरी आयोडाइड लैंप, है ना, ध्यान रखना है इसका, मर्क्यूरी आयोडाइड लैंप। मतलब क्या है कि मर्क्यूरी के साथ में अगर आपने आयोडाइन मिल गया, आयोडीन गैस मिल गई, तो वो बन जाता है मर्क्यूरी आयोडाइड लैंप। इसका सिमिलर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन बहुत अलग नहीं है, जैसा कंस्ट्रक्शन ऐसा है, सिमिलर कंस्ट्रक्शन है, इसको बोलते हैं मेटल हैलाइड। देखिए मेटल हैलाइड मतलब क्या है, हेलोजन फैमिली,
मेटल के साथ में हेलोजन, हेलाइड मतलब हेलोजन फैमिली। हेलोजन में ये आयोडीन के साथ वाली जितने भी हेलोजन फैमिली हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो कोई भी गैस जब यूज कर लेते हैं तो मेटल हेलाइड कहलाते हैं। ठीक है, मेटल हेलाइड कहलाते हैं। इसकी जो ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी है वो 80 लुमेंस पर वॉट है, अच्छी खासी एफिशिएंसी है। इनको कई बार हम लोग जो क्रिकेट मैच होते हैं जिसमें फ्लड लाइट्स वगैरह यूज करते हैं ना, वहां पे यूज करते हैं, है ना, फ्लड लाइटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रिकेट मैचेस वगैरह में। तो इस वजह से इसका एप्लीकेशन कभी कभी आ जाता है 1 मार्क्स में जेई लेवल में। तो इसके लिए ये सिमिलर कंस्ट्रक्शन था तो मैंने यहीं पे इसका एक नाम बता दिया। ठीक है गाइस, तो एट दिस नोट ये हमारे दोनों लैंप फिनिश होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फ्लोरोसेंट लैंप। ओके, थैंक यू सो मच।